नमस्कार, मैं हूं आयुष रतलांश और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नेपाल में जेंजी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और पूरे देश हिंसा की आग में जल गया। तख्ता पलट हुआ और वहां के युवाओं ने सत्ता की कुर्सी से सरकार को उखाड़ फेंका। हालात बिगड़ा देख सेना ने कमान संभाली, हालात को काबू में किया और अब अंतरिम सरकार भी वहां पर बन गई। लेकिन नेपाल हिंसा की आग से भारत की सियासी गलियारों में पारा हाई हो गया है और उसकी वजह है अखिलेश यादव का भड़काऊ बयान, क्योंकि उन्होंने नेपाल के बहाने सरकार पर निशाना साधा और नेपाल की हिंसा और पड़ोसी देशों के हाल का जिक्र करते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो, नहीं तो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वो यहां भी सड़कों पर वही करती हुई दिखे। अखिलेश के अब इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जाने लगे। अखिलेश की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या अखिलेश को भारत में नेपाल दिखने लगा है? आखिर क्यों अखिलेश नेपाल हिंसा की आड़ में अपना सियासी राग अलाप रहे हैं? आखिर क्यों वो हिंसा की बात करके इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इसके पहले ये बयान सुनवाते हैं। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, सफल कार्यक्रम होना, यहाँ के विधायक की, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जनता की सहभागिता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि खुशहाली हो। जो 1 रुपया में 85 पैसा खा जाते थे उनका साथ छोड़ दें, अभी भी शायद उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, राहुल गांधी एंड कंपनी देश और प्रदेश में सरकार बनाने का यदि मौका नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर के हिंसा हुई नेपाल में और नेपाल के हिंसा अब आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे शांति की ओर भी लौटने लगी। लेकिन उस हिंसा के बाद अब जिस तरह की बयानबाजी है उसके मायने क्या है और अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं उसको भारत के संदर्भ में कैसे देखा जाए और क्या इस तरह से कोई ये मंशा है कि जो नेपाल में हुआ या जो अन्य देशों में अड़ोस पड़ोस के मुल्क में हुआ क्या वो भारत में भी हो सकता है? आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रवि अरोड़ा जी आपका स्वागत है। आर के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आर के मिश्रा जी आपका स्वागत है। और विनय सिंह जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी आपका भी स्वागत है। आर के मिश्रा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी के बयान को आपने सुना होगा। नेपाल में जो हुआ यहां भी वक्त रहते अगर नहीं संभले तो फिर उस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बन सकती हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, चाहे तेजस्वी, इनको भारतीय लोकतंत्र के अंदर में कोई विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो आप निश्चित तौर से इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो कि ये नहीं दिए रहते। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास हो रहा है, आपने और हमने सब ने देखा था 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर में, जब संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, इस तरह की बातें जब कर रहे थे, तो मुझे लगता है जो कि उस समय में भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाए। अभी वोट चोरी का जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो कि नहीं सड़कों पर जो है आम आदमी आ जाएगा, तो मैं कहना चाहूंगा जो कि चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी जी को कहा जो कि नहीं आप एफिडेविट दीजिए, तो उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया। अब जब चुनाव आयोग ने जब कहा हलफनामा पर हस्ताक्षर करके देने के लिए, तो नहीं दिया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं जो कि वोट चोरी हो रहा है, उसका कोई ना कोई सबूत तो पेश करिए। लेकिन इन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। तो मुझे लगता है जो क्या देश की जनता इतनी बेवकूफ है या इतनी नासमझ है जो कि इनकी बातों में आ जाएगी और ये बांग्लादेश का और नेपाल का जो उदाहरण दे रहे हैं, मुझे लगता है जो कि अगर अखिलेश यादव जी को अगर कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो इस तरह की बातें खास करके भारतीय लोकतंत्र के बारे में नहीं कहते, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित भी है, मजबूत भी है और हमारा संविधान कोई नेपाल और बांग्लादेश नहीं है। आप देखेंगे जो कि किस तरह की जब करते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर में जब हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा था, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा।
ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि जनता इन सब बातों में नहीं आएगी। और निश्चित तौर पर नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम भी उसके ऊपर में नजर रखे हुए थे। बांग्लादेश के ऊपर में जिस तरह की बातें हुई, वहां पर भी हम लोग नजर रखे हुए थे। श्रीलंका के ऊपर में जब बातें हुई तो उस समय में भी नजर रखे हुए थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है और अखिलेश यादव जी एक बड़े मजे हुए नेता हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है विनय जी, क्या मायने हैं इस बयान के? राजनीतिक तौर पर टीका टिप्पणी ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। देश के बारे में कि भाई नेपाल जैसी स्थिति बन जाएगी अगर वोट चोरी वाला मसला सही तरीके से डील नहीं किया गया, इसको कैसे देखें हम लोग? आप भी वह सब कहाँ से पकड़ के ले आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक और मामलों के जानकार, सब स्क्रिप्ट वही झूठ की पाठशाला का लेके आ जाते हैं बीजेपी के, वही पढ़ते हैं, उससे ज्यादा कुछ जानते नहीं है। ये स्क्रिप्टेड लोग हैं भाजपा के, खैर इनका अपना काम है। हाँ, जो आपने पूछा मैं उसका जवाब दे दूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कहने का मतलब साफ साफ है, उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ भारत की सरकार को यह चेताया है कि जो युवाओं के रोजगार है, जो युवाओं की शिक्षा के चीजें हैं, जो किसानों के अधिकार हैं, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक और अधिकार है, जिनको आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, संभल जाइए, संभल जाइए, नहीं तो इस देश में भी जन क्रांति होने की संभावना है। जब आदमी परेशान हो जाएगा, जब तानाशाह हिटलर हो जाएगा, जब वो किसी की बात नहीं सुनेगा, तो जन आंदोलन स्वाभाविक है। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है सही में बहुत मजबूत है। हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा लोकतंत्र, हमारा नहीं तो लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा भाई? अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता, तानाशाही हो रही होती, तो 37 सीटें आप लोग कैसे जीत जाते भाई? लोग हैं विनय जी, मुझे एक बात बताइए ना, कैसे जीत? जब बीच में नहीं बोले, हम पूरी सुने। एक मिनट, चुप रहे। आर.के. मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी, लेकिन नेपाल जैसा हो जाएगा क्यों भाई? मैं कह रहा हूं जनता अगर नाराज हो गई भारतीय जनता पार्टी से विनय जी, तो मैं कह रहा हूं उनके पास इतने सारे ऑप्शन है, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को बदल देंगे। नेपाल की तरह हो जाए या बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, ये चेताने की क्या आवश्यकता? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, जब राहुल गांधी ने प्रूफ दिया तब चुनाव आयोग ने कहा, भी मान्यवर बीजेपी के जो है स्क्रिप्टेड प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हलफनामा। आप ये बताइए, हम कह रहे हैं देश का लोकप्रिय कह रहा 60% वोटों के साथ है, आप 40% पा करके मान लिया चुनाव जीते हैं, लेकिन विपक्ष का वो नेता है। अरे ऐसे जोड़िएगा विनय जी, तो सारे जितने भी सत्ता में आते हैं सारे विपक्ष को जोड़ दीजिएगा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा भाई। विपक्ष तो हमेशा से ज्यादा रहेगा जब सबको जोड़ेंगे आप। तो अगर हम कह रहे हैं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ठीक है, मैं आपके आरोपों से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई गड़बड़ी की बात अगर आपने कही, आप राजनीतिक एक पार्टी हैं, आप विपक्ष में, आप जो भी विरोध की बात कह रहे हैं, ठीक है, जनता उसका जवाब वोट के जरिए दे देगी, और ऐसा तो है नहीं। और अगर ऐसा होता तो भी भाई आप 37 सीटें तो जीते ना, प्रदेश के अंदर लोकसभा में आप सबसे बड़ी पार्टी बन गए। 2024 में कैसे बन गए? मतलब कि 2024 में इनको पटकनी जनता ने दी ना, और देगी, आगे भी देगी। यही तो यही मैं भी कह रहा हूं कि जनता पटकनी देगी ना, लेकिन नेपाल जैसा हो जाएगा ये क्यों कह रहे हैं? विरोध करते हैं, लेकिन हम युवाओं से जरूर नहीं, नेपाल जैसा हो जाएगा ये क्यों कह रहे हैं? मेरी आपत्ति केवल इस बात पर है, लोकतांत्रिक तरीके से हटा दीजिए सत्ता। जनता को नहीं पसंद है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता सत्ता को हटा दे। आप अच्छे लगेंगे, आपको सत्ता में बिठाएगी, कांग्रेस अच्छी लगेगी, कांग्रेस को सत्ता में बिठाएगी। लेकिन नेपाल जैसा हो जाए, देश के अंदर एक कू हो जाए, देश के अंदर एक मेस फैल जाए, ये मंशा क्यों है? ये आप कह रहे हैं कि हिंसा से जो है हम। अरे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं भाई, आपने खुद कहा ना, आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या था कि अखिलेश जी चिता रहे हैं युवा सड़क पर आकर के, जो नेपाल में हुआ वो हो जाएगा। आप बोल लीजिए जवाब, या तो हमें देने दीजिए, या तो आप जो है नैरेटिव सेट कीजिए। मैं तो अरे नैरेटिव की बात नहीं है विनय जी, आपके पास जवाब नहीं है ना मेरी बात का। जब जवाब नहीं होता है तो आप नैरेटिव सेट करिए। आप स्क्रिप्टेड प्रवक्ता हैं, दूसरा जो सदस्य है, जो मेहमान बैठा है, आप उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। बात को सुनिए, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलने दे रहे तब ना। आप बीच में टोक रहे, बीच में रोक रहे, आप लोग की आदत बन गई है। अरे विनय जी, पार्टी के खिलाफ अरे नाराज मत होइए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इनसे नाराज, मैं तो कह रहा हूं कि आर.के. मिश्रा जी से नाराज समाजवादी पार्टी को जनता चुन लेगी। आर.के. मिश्रा जी नहीं है। आर.के. मिश्रा जी कौन है? आर.के. मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अखिलेश जी ने कहा है कि यहाँ भी वहां के तरह से हो सकता है,
सत्ता से आपको बेदखल किया जा सकता है, यही जनता करेगी। उन्होंने जनता की बात करी है, यहाँ के युवाओं की तो बात नेपाल करी का है। एग्जाम्पल क्यों देना है ना, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना भाई। तो नेपाल में भी नेपाल का एग्जाम्पल क्यों देना, नेपाल में क्या हुआ है, क्या हुआ है नेपाल में? बिल्कुल देना। युवा सड़क पे आए, युवा सड़क पर आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उसको भरोसा नहीं है। हमारे और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अगर भरोसा नहीं होता तो आप 37 सीटें कैसे पाए? मैंने यही तो सवाल पूछा ना आपसे विनय जी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि क्या इसका मतलब आप पे भरोसा था, आप उनको ज्यादा बेहतर लगे। आप गाना गाइए, आप बीजेपी का गाना गाइए, मैं तो कह रहा हूं। अरे मैं तो समाजवादी पार्टी का गाना गा रहा हूं विनय जी इतनी देर से। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आपको 37 सीटें मिली। अब आपको समाजवादी पार्टी के गाने में भी बीजेपी का ही गाना लिखता है, लग रहा है। तो आप, मुझे लग रहा है कि उस मंशा के साथ बैठे हुए केवल यहाँ पर। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो समाजवादी पार्टी का गाना गा रहा हूं इतनी देर से। नहीं गाइए, आप सुन ही नहीं रहे उस गाने को। समाजवादी पार्टी, अरे मैं समाजवादी पार्टी का गाना गा रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे मेरे गाने को। मैं कह रहा हूं 37 सीटें इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जनता ने दी। अखिलेश यादव जी को यह कहना चाहिए आप बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, जनता बदल देगी, समाजवादी पार्टी को जिता देगी। नेपाल का एग्जाम्पल क्यों कोट कर रहे हैं? मेरी आपत्ति इस बात पर है। नेपाल में जो हुआ वो भारत में हो जाएगा, ये मंशा क्यों है? दोनों में अंतर है। वहां पे जनता ने हिंसा से बदला है, यहाँ लोकतंत्र हाँ, से ये बदला कहिए ना, जाएगा। अब आए आप ट्रैक पर। ये अखिलेश जाएगा। यादव जी को कहना अब चाहिए, कह तो रहे हैं। वहां अखिलेश हिंसा जी से भी बदला, यही यहाँ कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से बदलेंगे। अखिलेश जी भी यही कह बट रहे ये हैं। मत कहिए, जनता बट ये मत कहिए ना बदलेगी। नेपाल जैसा हो जाएगा, ये गलत चीज है। चलिए ठीक है, नेपाल जैसी स्थिति रवि अरोड़ा जी, ठीक है, चलिए अब आपने बिल्कुल सही बात कह दी, इसलिए भाई ठीक है। अब आप ट्रैक पर आए ना, आपने कहा कि जनता ने वहां हिंसा से बदला, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से बदलेंगे। बस मेरी आपत्ति केवल इसी बात पर थी। ठीक है रवि अरोड़ा जी, जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो जाएगा, यहां जनता परेशान है, इस तरह के स्टेटमेंट, इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लीडर ऑफ ओपोजिशन अखिलेश यादव जी का यह बयान बेहद दुखद है, बेहद हास्यप्रद है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की अपराध के खिलाफ 0% की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री जी कमेटी करते नहीं हंसते क्या? 2027 के चुनावों में मुझे लगता है उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आने पे भरोसा नहीं है। उनको भरोसा देश के अंदर हालात खराब करके राजनीतिक अस्थिरता लाके, बात समझिए 2021 के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आती है। सुनिए, जनता कह रही है 2024 में बांग्लादेश में, 2025 में नेपाल में, मतलब अरे आप सुन लीजिए भाई विनय जी, ये गलत बात है। विनय जी ये गलत बात है, वो आपको धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, आप उनकी बात को सुनिए। मैं लगातार जिस प्रकार से हर डिबेट पर यह बात कह रहा हूं कि लगातार डीप स्टेट का इन लगातार 2021 में म्यांमार में हुआ, 2022 में श्रीलंका में हुआ, 2024 में बांग्लादेश में हुआ और अब 2025 में नेपाल में हो रहा है। मतलब साफ है, क्या एक स्टूडेंट मूवमेंट के जरिए मतलब मात्र 2 से 5 किलो के अंदर पूरी तख्ता पलट हो सकता है? क्या सोशल मीडिया के लिए पूरे देश के अंदर तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा रोल डीप स्टेट का है। और ऐसे में जब विपक्षी पार्टियां ऐसा बयान देने लगती हैं, या जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर भी डीप स्टेट बहुत तैयारी कर रही है कि किसी प्रकार से यहाँ पे हालात खराब किए जाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार है, चाहे हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें। नहीं, लेकिन रवि अरोड़ा जी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना। देखिए, जब हम अगल बगल के देशों से इन बातों की तुलना करना शुरू करते हैं तो लोकतंत्र को हमें देखना होगा ना। भारत का लोकतंत्र क्या आपको लगता है जो अगल बगल के देशों उस तरह का है? पाकिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, लोकतंत्र के वहां तो कोई मायने है नहीं। नेपाल में आप देखें ना, कितनी बार सत्ता वहां पर बदली, 17 बार अगर आप देखें कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो रहा हो तो कैसा लोकतंत्र है? या बांग्लादेश के अंदर भी आप देख लें किस तरह की सत्ता रही है। भारत का लोकतंत्र आपको नहीं लगता कि इतना परिपक्व है? कम से कम इस तरह की स्थितियां नहीं है। ठीक है, राजनीतिक तौर पर तो विरोध है और ये होना भी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन वैसा हो जाएगा क्या? इस तरह की कोई संभावना आपको दिखती है? जी, मैं समझता हूँ इस समय जो हिंदुस्तान की जो राजनीति है, पूरी तरह से जो यहाँ का लोकतंत्र है, यहाँ का राजनीतिक ताना बाना है, बहुत मजबूत है, बहुत उठा हुआ है। इसे को तोड़ पाना किसी भी यूरोपीय स्टेट या हम कहें डीप स्टेट की बात करें, किसी का भी संभव नहीं यहाँ पे कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश की भी जाती है, ऐसा नहीं है नहीं की गई। कई बार ऐसे आंदोलन खड़े करने की कोशिश की गई जिससे कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ की क्योंकि लोकतंत्र इतना मजबूत है, यहाँ की सरकार
बहुत मजबूत सरकार है, उसके सामने इन लोगों का खड़ा रह पाना ही संभव नहीं है। और देश की जनता मैंडेट, बात समझिए, 65 लाख वोट की चोरी की जब बात होती है, वो 65 लाख कहां गए जब सड़कों पर उतरे? सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के सहारे आप जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। आप समझिए इस बात को, आपके पूरा पास देश सही कह रहा मायने है में अरोड़ा जी, कई मामलों को- वोट चोर गद्दी छोड़। अरे नहीं विनय पूरा जी, देश कह रहा है, वोट चोर विनय जी नहीं, गद्दी विनय जी छोड़। देखिए ये गलत बात है। एक तो पहली बात तो ये कि वो आपको धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, कम से कम आप उनको सुनिए। और पूरा देश कह रहा होता तो जनता दिखती ना सड़कों पर। कह रहा है, अरे ऐसे नहीं ना आप विनय जी, सुन पा ठीक रहे है देखिए, आप कह रहे हैं, विपक्षी आपके पार्टियां कह कान रही में हैं, पूरी बीजेपी जनता अगर कह रही होती तो वो आपके सड़क पर कान में होते ना। एक बीजेपी मिनट, का नहीं ऐसे तीर नहीं, लगा है। अरे ऐसे नहीं ना, आपके ये आप कान तो में कहेंगे ना। बीजेपी का अभी तीर आर के लगा मिश्रा जी है। कहेंगे नहीं ऐसा कोई नहीं कह रहा, वो राजनीतिक तौर पर विरोध ठीक है, उनकी बात सुनिए पहले। वोट चोर गद्दी देखिए, छोड़, पूरा देखिए, देश कह रहा। अगर जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ? अगर ही ऐसा ही वोट चोरी करना होता तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज यूपी में किया चोरी, यादव है, तो वो इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र मजबूत है। यहाँ पर चोरी नहीं। अब विनय जी देखिए, अब आपके बीच में इसी तरह की टीका टिप्पणी होगी फिर शिकायत मत करिएगा। आप सबके बीच में बोल रहे हैं विनय जी, ये गलत बात है। विनय जी ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आपके बीच में भी ऐसी टीका टिप्पणी होगी फिर आपकी भी बात आएगी नहीं, कोई फायदा नहीं ना। अभी उनको बोलने दीजिए, पहले उनकी बात तो आने दीजिए। आर के मिश्रा जी, ये वोट चोरी वाली जो बात है, ये वोट चोरी करके आपने यहाँ पे जो सत्ता हासिल की है, जनता ये कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं जवाब लेता हूँ आर के मिश्रा जी। देखिए आयुष जी, मैं यहाँ पर कहता हूँ, जहां पर विपक्षी दल की पार्टियां जहां पर वो जीती है, तो क्या वहां पर वोट चोरी नहीं हुआ है? अरे आप सुनिए भाई, पाकिस्तान से आए हैं क्या? सुन लीजिए भाई, मतलब गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं करी है। हर जगह गुंडागर्दी ही करेंगे। अरे आपने बहुत कर लिया, अब जनता को करने नहीं नहीं, एक मिनट, अरे विनय जी भाई ऐसे आपने थोड़ी। बहुत कर लिया। अरे तो 37 वोट चोरी करके बने क्या? आर के मिश्रा जी बोलिए। मैं आयुष जी इतना कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कभी हाइड्रोजन बम लेकर के आते हैं, अखिलेश यादव जी नेपाल का तुलना करते हैं, बांग्लादेश का तुलना करते हैं। वो बनारस में फूटेगा, समझ जाइए भाई। गुंडागर्दी यहाँ मत करिए, हमारे पास गुंडागर्दी मत करिए। ये गुंडागर्दी अपने घर में आप चोरी कीजिए, आप चोरी कीजिए, हम चोरी करिएगा पकड़े नहीं। अरे विनय जी बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? सख्ती ना करें विनय जी, ऐसे नहीं, मत ऐसे नहीं। करिए यहाँ पे। आर के आयुष जी, मिश्रा मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और मुझे लगता है क्योंकि इस तरह की टीका टिप्पणी, मुझे लगता है क्योंकि चाहे अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी, इतने सीनियर नेता, और वो कहते हैं कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं और कभी कहते हैं जो कि नेपाल बांग्लादेश की। भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, और मुझे लगता है क्योंकि जनता में विश्वास होनी चाहिए। आज कांग्रेस को नकारा किसने? जनता ने नकारा। समाजवादी पार्टी को किसने नकारा? जनता ने नकारा। चाहे वो किसने नकारा? जनता ने नकारा। उत्तर प्रदेश के अंदर छाती पे बैठ गए, उत्तर प्रदेश के अंदर उठा के पटक दिया, और बताओ कहाँ नकारा? नहीं तो वो वोट चोरी से हो गया क्या? दिया। ठीक है विनय जी, ये जो 37 आए वोट चोरी से आए हैं क्या? अरे वो चोरी नहीं, ये कैसे तय हो गया? ये कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास है आपके पास कि इनके वाले वोट चोरी के और आपके वाले सारे बिल्कुल एकदम पाक साफ? मैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम बताइए पहले। मैं बता दे रहा हूँ, यूपी में इतना बड़ा विद्रोह था इस सरकार के खिलाफ कि इस विद्रोह को ये समझ नहीं पाए। 37 बिना वोट चोरी वाले कैसे, ये कैसे तय हुआ है? वो जो 37 है वो बिना वोट चोरी वाले हैं, ये कैसे तय हुआ? इसका कोई पेपर है क्या? तो आप तो हाँ बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, यहाँ सुपड़ा साफ था, लेकिन इतने ज्यादा मतों से जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था कि ये समझ नहीं पाए, रोक नहीं पाए। ये कैसी चोरी हुई भाई? अरे चोरी करने वाला ये तो जानेगा ना कि हमको इतना वोट चाहिए जीतने के लिए भाई। मैं ये कोई तर्क है क्या? ये तो कुतर्क कर रहे हैं आप। ये 37 जो आपके चुन करके आए, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के चुनावों में बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बिना वोट चोरी के बन गए। अरे भाई ये बिना वोट चोरी के कैसे बना? ये कैसे पता चला कि इनके चोरी वाले हैं और आपके बिना चोरी वाले हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए, या तो बीच में, या तो अब दखल। अरे आप भी तो सबके बीच में बोल रहे हैं ना, आप किसी की बात को सुन रहे हैं क्या? अपने समय में क्यों ऐसा करते हैं? फिर सवाल का जवाब दीजिए ना भाई, आपके बिना वोट चोरी वाले कैसे हैं? ये स्क्रिप्टेड, ये प्रवक्ता स्क्रिप्टेड प्रवक्ता कहाँ से बोल दिया? ये स्क्रिप्टेड भाजपा का दलाल कहाँ से बोल दिया? अरे अब ये दलाल देखिए, अब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे फिर ये गलत है, ये गलत है। ये सब दलाल वलाल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें यहाँ पर। विनय जी सीधा सीधा जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि ये वोट चोरी करके बने, वोट चोर गद्दी छोड़, आपके 37 भी तो गद्दी छोड़े फिर।
वो काहे नहीं छोड़ रहे हैं गद्दी? ये उत्तर प्रदेश के अंदर, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ 37 कर दिए समाजवादी थे। पार्टी के उनके विधायक गद्दी काहे नहीं छोड़ रहे हैं भाई? वोट चोरी करके बने कि नहीं बने? 37 सीट बचाने में वो 37 सारे सर्टिफिकेट लेके आए हैं क्या बिना वोट चोरी वाले? बिल्कुल, हम वहां पर खड़े हाँ तो बस ठीक है, जैसे आपके पास सर्टिफिकेट वैसे उनके पास भी सर्टिफिकेट। लेकिन उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम भी जीते, हमको जनता ने जिताया, आपको जिताया, आपको भी जनता ने जिताया, चोरी की। लेकिन आपके जीते वो बिना वोट चोरी के, ये जो जीत गए वो सब चोरी के। इनका सुपड़ा साफ था उत्तर हाँ प्रदेश ये में। कहिए सुपड़ा साफ था, वो अब आप 37 तो आपको मिले ना भाई। अगर वोट चोरी नहीं करते तो अरे तो चोरी करते तो आपके 37 भी नहीं आते ना विनय जी, ऐसा थोड़ी होता है। अगर चोरी करते तो आपके 37 भी नहीं आते। अब चश्मा बदल लीजिए, अभी हर जगह से जाने वाले हैं। हाँ वो ठीक है, वो तो जनता तय करेगी ना, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी, लेकिन हर जगह जब जाने वाले हैं आपको पता, तो फिर वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा काहे लगा रहे हैं? आप तो जान ही रहे ना जनता आक्रोश में है। पूरा देश कह रहा है। हाँ तो ठीक है, तो चुनाव का इंतजार करिए फिर उसके लिए, लेकिन ये मत कहिए ना कि आपके जो जीते हैं वो तो सारे भाई पाक साफ, इधर वाले जो हैं वो सारे चोरी करके बन गए। जब आप ये कहते हैं तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। जब आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आपके चुने हुए विधायक वही चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट लेके आते हैं जीत का। अब अरे दो बहुत हैं, आप तीसरा क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं? दो लोग बहुत हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री। अरे आप तो सबके में शामिल हो रहे थे ना भाई, आप तो सबके में शामिल हैं। आप आर.के. मिश्रा जी को भी कुछ बोल रहे हैं, आप रवि अरोड़ा जी को भी बोल रहे हैं। खैर हम लोग को तो आप बोलते ही हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो समाजवादी पार्टी का बार बार गाना गा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का गाना गा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं बार बार कि आप सबसे बड़ी पार्टी बने लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये कैसे आपने तय किया कि आपके वाले बिना चोरी के और इनके वाले सब चोरी के? ये कहने से काम नहीं चलेगा ना विनय जी, ये कोई तर्क थोड़ी ना हुआ कि हमारी लहर चल रही थी, इनका सुपड़ा साफ था, हमारी लहर थी, इनका सुपड़ा साफ था, इसने हमारे 37 जीत गए। ये तर्क आप तर्क दे नहीं पाए इस चीज का। सर्टिफिकेट दिखाइए मुझे उस चीज का कि आप वाले सारे पाक साफ और इनके वाले चोर। आप कुछ और सोच के बैठे हैं, जवाब अरे कहने में थोड़ी ना, कहने में और जनता को भरोसा दिलाने में फर्क होता है ना भाई। जनता सब जानती है। हाँ तो जनता जानती है तो जनता अपने वोट से इसका फैसला करेगी विनय जी, जनता इसका फैसला अपने वोट से करेगी ना। अयोध्या तक हार गए, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। ऐसी चोरी इन्होंने करी वोट की कि अयोध्या हार गए। संविधान की चोरी। विनय जी अब देखिए, अब अपनी बात में फंस गया। ऐसी चोरी करी कि अयोध्या हार गए। कौन? रवि अरोड़ा जी। अरे ये जानते, असल में ये जानते थे अयोध्या तो हम जीत ही जाएंगे। क्यों? वो तो दावा ही करते थे, वो तो दावा ही करते थे कि हम अयोध्या जीतेंगे। अब इस पे लेकिन ऐसी चोरी करी उन्होंने वोट की कि अयोध्या हार गए। कमाल की बात करी आपने, वाह। चलिए ठीक है, अरोड़ा जी 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 बताइए। मुझे लगता है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के, मैं पहली प्रवक्ता विनय कुमार जी सुन रहा था तो मैं समझता हूँ यही बिहेवियर कहीं ना कहीं देश की जनता नकारती है। ऐसे में 2027 के चुनाव सर आप मुद्दे, हम लोकतंत्र से जीते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। आप हमारे की बात करते हैं, आपने अयोध्या जीता, शायद वोट चोरी की वजह से जीता। ये पूरा देश आप का वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में गोलियां चलाई विकासों पर। आपको शर्म आनी चाहिए। और आज तुष्टिकरण की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार है, देश की जनता की चुनी हुई सरकार है, उसका प्रधानमंत्री से विद्रोह करना चाहते हैं। अपने राजनीति आने के लिए आप देश के अंदर विद्रोह करना चाहते हैं, आप नेपाल की तुलना करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। देश के भारत से जलता है, 4 घंटे काउंटिंग बंद रही है। भारत एक चोरी से आप जीते हैं, प्रधानमंत्री और चोरी से जीते हैं, चाहते हैं, प्रधानमंत्री और चोरी से जीते हैं। मुद्दा नहीं है। अरे विनय जी इस तरह से चिल्लाने से नहीं होगा ना, जनता के बीच में जाके चिल्लाइए, जनता के बीच में जाके माइक लीजिए और वहाँ चिल्लाइए। जनता तय करेगी कि किसने चोरी करी है और किसने नहीं करी। यहाँ पे बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वो जनता फिर तय कर देगी, फिर चिल्लाइएगा, जनता फिर तय करेगी, फिर चिल्लाइएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता के बीच में जाकर के जो जनता की समस्या है, जो जनता जिस मुद्दे पर आपका साथ चाहती है, आप उसके साथ खड़े होइए। ये वोट चोर गद्दी चोर इस तरह के नारों से यहाँ कोई काम चलने वाला है नहीं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 37 जो जीते हैं वो भी वोट चोरी से ही फिर जीते हैं, ये माने जाएंगे। अगर आप इसी तरह से पूरे चुनाव आयोग के ऊपर, पूरी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठाएंगे तो आपके भी पाक साफ बचेंगे नहीं उसके अंदर,
ये तय ऐसे नहीं कर पाएंगे कि आपके पास है कोई मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप चेक कर लेते हैं, लिटमस टेस्ट आप कर लेते हैं किसी चीज का। ऐसा होता नहीं है ना। उसी व्यवस्था से आप भी जीते हैं, उसी व्यवस्था से वो भी जीत के आए। ठीक है, ये चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं, ये मैं प्रदेश की जनता और देश की जनता पर छोड़ता हूं। लेकिन हां, लीडर्स को कम से कम इस तरह के बयान देने से पहले देश के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। क्या वाकई में भारत में देश की जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं नेपाल जैसी स्थिति हो? ये इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचना होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।